हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन में संलग्न होंगे उसकी तैयारी में। ठीक है, तो कल तक हमने इकोनॉमिक सीरीज़ कंप्लीट कर ली है। कुछ भी अगर छूटा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको हम टेकअप कर लेंगे। ये कभी भी लिया जा सकता है, कुछ भी कहीं भी इश्यूज़ आ रहे हैं, पॉलिटी में आ रहा है कोई इशू या इकोनॉमिक्स में आ रहा है तो आप मुझे बताएँ। आज हम क्या शुरू कर रहे हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का वो पार्ट है, शुरू कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ मैं 1757 से लेकर के 1857 तक जो है पूरा पीरियड उसको हम टेकअप करेंगे। मेन उसकी चीज़ें जान लेंगे ताकि एग्ज़ाम में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। उसकी बेसिक जो उसका बैकड्रॉप है उसको हम जान सकें, कैसे कैसे घटनाएं घटती हैं, फिर उसका आउटकम आता है, फिर उसमें और चीज़ें जुड़ती जाती हैं। तो आपको हिस्ट्री का आपको पता ही है, सीरीज़ ऑफ इवेंट्स का ही नाम है हिस्ट्री, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ओके फाइन, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। समय क्या है, 1757 से लेकर के 1857 तक। ठीक है, शुरू करें। हैविंग acquired the vast empire, India, the East India Company had to devise suitable methods of government to control and administer it. The administrative policy of the company underwent frequent changes during the long period between the 1757 and 1857। सबको पता है ये जो 1757 से लेकर के 1857 यानी कि लगभग क्या 100 साल। ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है, आपको सभी पता है कि अंग्रेज आ चुके हैं देश में। वो अब क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अपना एम्पायर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अपनी पॉलिसीज़ लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, इस देश पर यानी इंडिया पर हुकूमत कर सकें। ठीक है, हाउएवर इट नेवर लॉस्ट साइट ऑफ इट्स मेन ऑब्जेक्ट्स विच वर टू इंक्रीज द कंपनीज प्रॉफिट्स। ठीक है, enhance the profitability of its Indian possessions to retain and maintain and strengthen the British hold over India। यानी कि एक तरह से करने आए थे व्यवसाय, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या देखा, यहाँ तो क्या किया, रूल भी किया जा सकता है। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपने पैर पसारे। ठीक है, कुछ कुछ एरियाज़ में देखा, कवर किया, पॉलिसीज़ लगाई, कामयाब हुए, कहा और विस्तार करते हैं। ठीक है, इस तरह से चला। The main emphasis in this respect was placed on the maintenance of law and order so that the trade with India and the exploitation of its resources could be carried on undisturbed। यानी कि बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी डिस्टर्बेंस से आराम से हम क्या कर सकें, ट्रेड तो करें और साथ में हुकूमत भी करें, आराम से ना राज्य भी करें। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए फिर। When the officials of the East India Company acquired control over बंगाल, 1765 की बात हो रही है, दे हैड लिटिल इंटेंशन ऑफ मेकिंग एनी इनोवेशन इन इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। कोई उनको वो नहीं था कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में वो इनोवेशन यानी नवाचार लाएंगे। लेकिन क्या हुआ वो देखते हैं। दे ओनली डिज़ायर टू कैरी ऑन देयर प्रॉफिटेबल ट्रेड, यानी वो चाहते थे जो हमें व्यवसाय में प्रॉफिट हो रहा है उसी को कैरी ऑन करें, एंड कलेक्ट टैक्सेस फॉर एडमिशन टू द इंग्लैंड। यार वो जो यहाँ से टैक्सेस कलेक्ट करके क्या करेंगे, इंग्लैंड भेज देंगे। ठीक है, फाइन। From 1765 to 1772 in the period of the dual government, सबको पता है dual government थी। ठीक है, Indian officials were allowed to function as before but under the overall control of the British governor and British officials। सबको पता है अभी तक यहाँ पे British governors बन चुके हैं, British officials आ चुके हैं। ठीक है, fine। The India's officials had responsibility but no power। responsibilities बहुत सारी थी Indian officials के पास, but power नहीं था। While the company's official had power but no responsibility। देखिए उसका उल्टा कर दीजिए, यहाँ जो कंपनी के ऑफिशियल्स आ रहे हैं उनके पास बहुत सारे पावर्स है बट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फाइन। बोथ सेट्स ऑफ ऑफिशियल्स वर वेनल एंड करप्ट मैन, यानी बहुत भ्रष्ट थे सब। इन 1772 द कंपनी एंडेड द डुअल गवर्नमेंट एंड अंडरटुक टू एडमिनिस्टर बंगाल डायरेक्टली थ्रू इट्स ओन सर्वेंट्स। उसने एक तरह से द्वैत शासन को समाप्त किया और अपना पूरा कंट्रोल लेने की कोशिश की। ठीक है, बट द इविल्स इनहेरेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री बाय अ प्योरली कमर्शियल कंपनी सून केम टू द सर्फेस। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एट दिस टाइम अ कमर्शियल बॉडी डिजाइन टू ट्रेड विद द ईस्ट।
देखिए बंगाल सभी को पता है ईस्ट में आ रहा है, तो वहाँ पे ट्रेड वगैरह एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ठीक है। मोर ओवर इट्स हायर अथॉरिटी वॉज सिचुएटेड इन इंग्लैंड, सबको पता है इंग्लैंड से ही सब चल रहा था, सब वहीं से एक तरह से क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे, ठीक है। Many thousands of kilometers away from India, yet it had come to wield political power over millions of people. सबको पता है पावर के लिए ही ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए द फर्स्ट ऑफ इसमें जान लीजिए थोड़ा सा कहाँ पे थे हम, हाँ, तो मैनी बहुत दूर से यानी थाउजेंड्स किलोमीटर दूर से इंग्लैंड में से वहाँ बैठे हैं लोग और यहाँ सारा सेशन चल रहा है, अपने ऑफिशियल्स को भेज भेज करके सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। येट इट हैड come to wield political power over millions of people. This anomalous state of affairs posed many problems for the British government. थोड़ी थोड़ी problems भी create होने लगे। फिर क्या हुआ? What was to be the relation of the East India Company, its position to the government in Britain? How were the company's authorities in Britain to control the great multitude of officials and soldiers stationed in far away India? ठीक है, ये सारी problems थोड़ी थोड़ी create होने लगी। The first of these problems was the most pressing as well as the most important. It was also closely interwoven with the party and parliamentary rivalries in Britain, the political ambitions of English statesmen and commercial greed of English merchants. देखिए इसमें एक है कि एक वर्ग उसमें ऐसा है जो सिर्फ क्या करता है, व्यापार कर रहा है, फिर धीरे धीरे उनको लगा कि हम यहाँ शासन भी कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने लोगों भी अपने स्टेट्समैन भेजने की कोशिश करते रहे और एक तरह से एक समय ऐसा आया कि इन्होंने क्या किया, कंट्रोल कर ही लिया। द रिच रिसोर्सेज ऑफ बंगाल हैड फॉलन इनटू द हैंड्स ऑफ द कंपनी। जितना भी रिसोर्स था सारा किसके हाथ में चला गया, कंपनी के हाथ में। whose directors immediately raised dividends to 10% in 1767 and proposed in 1771 to raise the rate further to 12.5%। यानी कि जो 10% डिविडेंड जा रहा था बाहर यानी इंग्लैंड, अब 12.5% जा रहा है, ठीक है। फाइन, द कंपनीज इंग्लिश सर्वेंट्स टुक एडवांटेज ऑफ देयर पोजीशन टू मेक क्विक फॉर्चून्स थ्रू इलीगल एंड अनइक्वल ट्रेड। यानी अवैध भी कर रहे हैं और कोई उसमें बराबरी का मतलब ही नहीं है। एंड फोर्सिबल कलेक्शन ऑफ ब्राइब्स एंड गिफ्ट्स फ्रॉम इंडियन चीफ्स एंड जमींदार्स। क्लाइव रिटर्न टू इंग्लैंड एट द एज ऑफ 34 विद वेल्थ एंड प्रॉपर्टी यील्डिंग कितना डॉलर, $40,000 नहीं, यहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग चलता है, ठीक है। तो वही चीज़ है 40,000 पाउंड स्टर्लिंग अ ईयर, ठीक है, ओके। ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे हो रही हैं, मतलब एक तरह से देश को पूरी तरीके से लूटा जा रहा है, ओके। इन 1767 द पार्लियामेंट पास एन एक्ट ऑब्लिगिंग द कंपनी टू पे टू द ब्रिटिश ट्रेजरी, यही कितना 4 लाख पाउंड स्टर्लिंग पर ईयर, ठीक है। अब देखिए एडम स्मिथ की सभी को पता है, बहुत ही फेमस किताब है द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो क्या हो रहा है, द फाउंडर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स कंडेम द एक्सक्लूसिव कंपनीज। इन सब इनको मतलब इनका खंडन करने की ऐसा नहीं करना चाहिए, कंपनी के बारे में वो काफ़ी क्रिटिकल हो गए थे, ठीक है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट डेवलपमेंट हम देख लेते हैं क्या है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री एक्ट रिगार्डिंग द कंपनीज अफेयर्स वॉज द रेगुलेटिंग एक्ट। कब का है, 1773 का है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इससे सीरीज ऑफ इवेंट्स बनते चले जाएंगे। दिस एक्ट मेड चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी and subjected their actions to the supervision of the British government. The regulating act soon broke down in practice. It had not given the British government effective and decisive control over the company. The act had also failed to resolve the conflict between the company and its opponents in England. देखिए उनके opponents भी कुछ रहे होंगे, कहीं भी किसी देश में पूरी तरीके से कोई नहीं होता है। तो यहाँ पे इस एक्ट क्या हुआ कि कुछ कुछ वहाँ पे इंग्लैंड में ही वॉइसेस रेज होने लगी कि ठीक है ये एक्ट फेल भी हुआ, किस लिए क्योंकि वो जो कॉन्फ्लिक्ट था इंग्लैंड में, जो उनके इस कंपनी के जो अपोनेंट्स रहे होंगे उनको तरह से उनका कॉन्फ्लिक्ट नहीं दूर हो पा रहा था, इसलिए ये सारी चीज़ें। द कंपनी रिमेन एक्सट्रीमली वनरेबल, ठीक है, टू द अटैक्स ऑफ द एनिमीज एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इट्स इंडियन पोजीशंस कंटिन्यू टू बी करप्ट, ऑपरेसिव एंड इकोनॉमिकली डिजास्टर्स। द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट एंड द एक्सीजेंसीज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिक्स नेसेसिटेड द पासिंग ऑफ 1784 का कौन सा पिट्स इंडिया एक्ट आ गया, ठीक है। उसके जो शॉर्ट कमिंग्स थे यानी कि
रेगुलेटिंग एक्ट के जो शॉर्टकमिंग से यानी कि उसमें जो कमियां आ रही थी उसको इसने दूर किया। क्या किया इसने? दिस एक्ट गिव द ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया। पूरा पूरा कंट्रोल दे दिया और एडमिनिस्ट्रेशन का भी कंट्रोल ले लिया। ठीक है। इट इस्टैब्लिश 6 कमिश्नर्स, 6 कमिश्नर बनाए गए फॉर द अफेयर्स इन ऑफ इंडिया, पॉपुलरली नोन एज बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसको पॉपुलरली यानी एक तरह से इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, यानी मशहूर था इस नाम से। इंक्लूडिंग 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स, इसमें 2 कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज टू गाइड एंड कंट्रोल द वर्क ऑफ कोड ऑफ डायरेक्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द एक्ट प्लेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर जनरल। यहीं से फिर क्या हो रहा है, गवर्नर जनरल बन रहे हैं एंड अ काउंसिल ऑफ 3। ठीक है, 3 का काउंसिल बन रहा है। सो डैट द इफ द गवर्नर जनरल कुड गेट द सपोर्ट ऑफ even one member, he could have his way. The act clearly subordinated the Bombay and Madras presidencies to Bengal in all questions of war, diplomacy and revenues. With this act began a new phase of British conquest. इससे क्या हुआ, एक नया अध्याय शुरू हुआ, एक तरह से वो कॉन्कोर करना शुरू किया ब्रिटिश ने। ठीक है। While the East India Company became the instrument of British national policy, India was to be made to serve the interest of all sections of the ruling classes of Britain. ठीक है। The company having saved its monopoly over Indian and Chinese trade, एक तरह से मोनोपोली क्रिएट कर दी गई। ठीक है। Its director retained the profitable right of appointing and dismissing the its British officials। वही अपॉइंट कर रहे हैं, वही डिसमिस भी कर रहे हैं ब्रिटिश ऑफिशियल्स को। Moreover, the government of India was to be carried on through this their agency। ठीक है। While the Pitt's India Act laid down the general framework in the whole government of India was to be carried till 1857, later enactments brought about several changes। कौन कौन से changes? Gradually diminished the powers and privileges of the company। इससे क्या हुआ ना कि कंपनीज की पावर्स एंड प्रिविलेजेस कम होती चली गई और वहाँ पे एक तरह से पूरा पूरा रूल वो करना शुरू कर दिए थे। In 1786, the Governor General was given the authority to overrule his council in matters of importance affecting safety, peace और interest of Empire India। देखिए 1786 में क्या हो रहा है, जो गवर्नर जनरल है ना वो काउंसिल के डिसीजन को भी क्या कर सकता है, एक तरह से डिसमिस करके अपना जो भी उसका है वो चला सकता है। ठीक है। अब देखिए फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया वॉज एंडेड। ठीक है। एंड ट्रेड विद इंडिया वॉज थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। सारा ट्रेड खोल दिया गया ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के लिए। बट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना वर स्टिल एक्सक्लूसिव टू द कंपनी। यानी कि जो ट्रेड टी का हो रहा था चाइना के साथ कंपनी का, वो भी एक्सक्लूसिव रहा। ठीक है। फाइन। द गवर्नमेंट एंड द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू बी इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के हैंड में सारा रेवेन्यू जाता था। द कंपनी ऑल्सो कंटिन्यू टू अपॉइंट इज ऑफिशियल्स इन इंडिया। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ये नोट करिए, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ब्रॉड द कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड, टी ट्रेड, यानी चाय का जो ट्रेड हो रहा है जो कि चाइना के साथ हो रहा है वो क्या हो गया, उसका अंत हुआ। इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये जो मोनोपोली थी वो कैसे एंड हुई, तो बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। फाइन, नोट इट डाउन। ओके फाइन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू रन बाय द कंपनी अंडर द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल चल रहा था। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, एट द सेम टाइम द डेट्स ऑफ द कंपनी वर टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच वॉज ऑल्सो पे इट्स शेयर होल्डर्स 10.5% का डिविडेंड कैपिटल पे देना पड़ रहा था। ठीक है। फाइन। अब क्या है यहाँ पे, thus the various acts of parliament discussed were completely subordinated to the company and its Indian administration to the British government. At the same time, it was recognized that the day-to-day administration of India could not be run or even superintended from a distance of 6,000। अब वो ये जान रहे थे कि इतनी दूर से अब नहीं हो सकता है, तो अब क्या करेंगे, पूरा पूरा यहाँ करके शासन ही करेंगे। पहले क्या कर रहे थे, वहाँ ब्रिटेन में बैठ करके कुछ कुछ चीज़ें यहाँ भेजते रहते थे, यानी कभी क्लाइव को भेज रहे हैं, कभी किसी को भेज रहे हैं और वहाँ से रन करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा था कि लग रहा था कि पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या करेंगे, इतनी दूर से नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे, सुप्रीम अथॉरिटी इन इंडिया वॉज देयरफॉर डेलीगेटेड टू द गवर्नर जनरल काउंसिल। द गवर्नर जनरल हैव द अथॉरिटी to overrule his council on important questions because in fact the real
इफेक्टिव रूलर ऑफ इंडिया फंक्शनिंग अंडर द सुपरिंटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही सब चला रही है यहाँ पे। द ब्रिटिश क्रिएटेड अ न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया टू सर्व देयर पर्पजेज। एक नया सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया ताकि उनका पर्पज सर्व हो सके, उनको जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें हो सकें। बट बिफोर वी डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस सिस्टम इट वुड बी बेटर वी फर्स्ट एग्जामिन द पर्पज विच, ठीक है, विच इट वॉज डिजाइन टू सर्व फॉर द मेन फंक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ अ कंट्री। देखिए, चीफ एम ऑफ द ब्रिटिश वॉज टू एनेबल देम टू एक्सप्लॉइट इंडिया इकोनॉमिकली। उनका चीफ एम ही, मेन एम ही यही था कि इंडिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करें, मतलब पूरी तरीके से। आपने सुना होगा ना ब्रेन ड्रेन थ्योरी जो दादा भाई नौरोजी की थी, उन्होंने कहा ही था कि यहाँ पे तरह से सब क्रिएट हो रहा है और भेजा कहाँ जा रहा है, सारा ब्रिटेन में भेजा जा रहा है। ठीक है, यहाँ की इकॉनमी को वीक किया जा रहा है, वहाँ उसको मजबूत किया जा रहा है। ठीक है, फिर अब देखिए इन 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस, बहुत फेमस नाम है, बहुत फेमस नाम है। ठीक है, इसको नोट करिए। द गवर्नर जनरल डिफाइंड 2 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स फॉर बंगाल गवर्नमेंट। एक तरह से 2 ऑब्जेक्टिव्स उसने क्रिएट किए कि बंगाल गवर्नमेंट को कैसे रन करेंगे। इट मस्ट ensure its political safety and it must render the position of the country as advantageous as possible to East India Company and British nation। जैसा जैसा उनके लिए तरह से फेवरेबल होगा उस तरह से रूल करेंगे। और सब ये भी जान लीजिए बंगाल उस समय बहुत बड़ा था, अनडिवाइडेड बंगाल जो था बहुत बड़ा था। बंगाल पे राज करने का मतलब है एक तरह से देश पर राज करना। ठीक है, एक तो वो रिसोर्सेज के मामले में बहुत ज़्यादा समृद्ध था, तो उनकी नज़र तो थी ही, और वो ईस्ट में भी पड़ता था। ठीक है, at the same time India was made to bear the full cost of its own conquest as well as of foreign rule and examination of the economic policies of British India in therefore prime importance की हो जाती है, कैसे कैसे इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ पे रन करती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कंटिन्यूशन करेंगे इसका। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आगे हुई, कैसे कैसे, ठीक है, क्या क्या हमें इसमें जानना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, मैं ये कोशिश करूँगी, इसका भी मैं टारगेट रखती हूँ कम से कम 15 डेज़ 15 लेक्चर्स में, या जितना भी हमें ज़रूरत होगा उतने हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करें। मैं इसमें पावर पॉइंट्स बनाऊँगी क्योंकि पूरी हिस्ट्री पढ़ाना इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। इसमें पावर पॉइंट्स मैं खुद बना कर रखूँगी और आपको फिर क्या करूँगी, आपको मैं पढ़ा दूँगी, आपके लिए एक तरह से क्विक रिविज़न हो जाएगा। ठीक है, फाइन, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। अभी आज के लिए हमने क्या जाना था, एक तो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर जो है 1813 का, 1833 का, 4 इसमें मेन चीज़ें हैं। ठीक है, मैंने समझा दिया है, मेन पॉइंट्स को आपको बता दिया है। अब आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आपको एक तरह से लगेगा कि हाँ कहीं तो पढ़ा हुआ है। ठीक है, कल मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।